अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की, और सरफेस टेंशन की बात दो तरीके से की जाएगी, एनर्जी के लेवल में और फोर्स के लेवल में। ठीक है, देखो आप एक वाटर सरफेस लीजिए। वाटर सरफेस मतलब आप अपने एक भगोना ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, और बर्तन में पानी भरा हुआ है। हम उस पानी का ऊपर का पार्ट देख रहे हैं, भगोने का ऊपर का पार्ट। ये देखना ऐसे नहीं बनता है, बड़ा अच्छा नहीं बनाया आपने। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन खींच दूं, इसमें ऐसे खींच दूं, तो इसके इधर उधर जो मॉलिक्यूल होंगे इनके बीच में फोर्स काम करेगा नहीं करेगा? ठीक है, तो अगर कोई भी लाइन खींच देते हैं, उस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स काम करता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ये सस्ती वाली डेफिनेशन हो गई। कौन सी डेफिनेशन? मतलब ये सरफेस एक मेम्ब्रेन तरह काम करता है, मतलब इस सरफेस में खिंचाव उत्पन्न होता है। ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन तरह काम करते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे फोर्स काम करता है इसमें। ठीक है, ये फोर्स, ये जो फोर्स हम दिखा रहे हैं, ये फोर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ये कहलाता है सरफेस टेंशन। ये सस्ती वाली डेफिनेशन समझ में आ गई? ठीक है, अब क्यों काम करता है जरा उसको समझने की कोशिश करो, बहुत ध्यान समझिएगा। इसको हम समझाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स से। इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स से जरा समझने की कोशिश करिएगा, और इसमें नेचर का और जिंदगी का बहुत बड़ा एक फंडा छुपा हुआ है। देखो, अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि दो मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर रेंज होती है, उस तक उसमें फोर्स काम करता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर रेंज, अगर उससे दूर आप ले जाओगे तो मॉलिक्यूल में कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, हमने कहा ये दो मॉलिक्यूलर के बीच की जो रेंज है उसको सी से डिनोट किया था, और हमने सी रेडियस का एक स्फीयर खींचा था, और हमने कहा था इसके स्फीयर के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो इस मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, यही बताया था ना। तो इस पर नेट फोर्स कितना काम करेगा? 0 काम करेगा, क्योंकि चारों तरफ से फोर्स काम कर रहा है। भाई मान लिया आप बीच खड़े हो जाइए, अब कोई आपकी नाक खींच रहा है, कोई चुटैया खींच रहा है, कोई कान खींच रहा है, और सब सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो आप पर नेट फोर्स कितना काम करेगा? 0 काम करेगा ना। तो आप खड़े रहिए, आराम से, कहते हो खींचो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, और चुटैया खींचो, क्या दिक्कत है? क्योंकि नेट फोर्स वैसे भी हमारे ऊपर 0 काम कर रहा है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? अब जरा इस स्फीयर को हमने कहा था, क्या नाम दिया था इस स्फीयर का? स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो। मैं एक वाटर सरफेस लेता हूं, ये वाटर सरफेस है। ठीक है, एक टब में पानी भरा हुआ है। ठीक है, और ये हमने स्फीयर ऑफ वो एक, ये जो सी अभी हमने बताया ना, इसका ये ऐसे हमने मान लिया, और यहाँ इसके अंदर वाटर यानी लिक्विड भरा हुआ है, वाटर लिक्विड जो भी आप माने, ये इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आपको 4 मॉलिक्यूल लेके हम दिखाते हैं। एक मॉलिक्यूल ए जो यहां पर है, एक मॉलिक्यूल बी जो यहां पर है, एक मॉलिक्यूल सी जो यहां पर है, एक मॉलिक्यूल डी जो यहां पर है। ठीक है, सी क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर रेंज, मतलब यहां तक की दूरी जहां तक मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स काम करेगा। तो अगर हम सी रेडियस लेकर के एक स्फीयर खींच दे यहां, सी रेडियस लेकर के स्फीयर खींच दे यहां, सी रेडियस लेकर के स्फीयर खींच दे यहां, और सी रेडियस लेकर के स्फीयर खींच दे यहां, 4 स्फीयर खींचे। गंदा बना है डायग्राम, समझ लीजिएगा। क्या ये ए जो है ना, ए जो स्फीयर है, ये पूरा पूरा पानी के अंदर है कि नहीं है? लिक्विड के अंदर है ना। तो इस पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? इस वाले मॉलिक्यूल पे 0 काम कर रहा है ना, यानी इस पर नेट फोर्स 0 काम कर रहा है। यहां पे आइए, ये मॉलिक्यूल भी पूरा स्फीयर इसका अंदर है ना, तो यानी चारों तरफ के स्फीयर्स इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? 0 काम कर रहा है ना। अब जरा इस स्फीयर को देखो, इस स्फीयर में इधर तो मॉलिक्यूल है लेकिन इधर एब्सेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है? और इस वाले मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है। यानी ये जो हमने लेयर बनाई है, यहां तक अगर मॉलिक्यूल हैं तो यहां पर उन पर नेट फोर्स 0 काम कर रहा है, और जैसे ही मॉलिक्यूल यहां से ऊपर उठेंगे वैसे ही उस पर नीचे की ओर फोर्स काम करता है ना।
समझ में आ गई बात? यानी अगर 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 ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी तक पहुंचेगा तो क्या कोई फोर्स लगेगा उसके ऊपर? बी तक, मतलब ये वाला एक घूमता 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 अपना टहल रहा है और इस वाली लाइन पर कहीं पहुंच गया, यहां पर कहीं पहुंच गया, तो क्या इसे फोर्स काम करेगा? नहीं करेगा भाई, वो तो पूरा 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 स्फीयर अंदर है ना, वो यहां रहे चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे या यहां रहे, इसके ऊपर जैसे पहुंचेगा वैसे ही इस पर नीचे की ओर फोर्स काम करना शुरू हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब अगर 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 ये मॉलिक्यूल ऊपर जाना चाहता है तो इसको इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मॉलिक्यूल डी है कभी नीचे रहा होगा, जब इस सरफेस पे आया होगा, इसको इस नीचे वाले फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ा होगा, तो ये बहुत सारा काम करके यहां पहुंचा है। सही कह रहा हूं ना मैं? और जब बहुत सारा काम करके आप पहुंचते हो तो भैया आपकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो क्या मैं कह सकता हूं डी डी जो मॉलिक्यूल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होगी? कह सकता हूं इसकी भी होगी और इस सबके नीचे वालों की जीरो होगी। सही कह रहा हूं मैं? अब जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, यानी कि आप ये समझे जिन मॉलिक्यूल्स पे नीचे की ओर फोर्स काम कर रहा है उनके पास एनर्जी ज्यादा है। सही कहा मैंने? साइंस कह रही है, सही कहा ना? हाँ हाँ करते रहिए भैया। जो सी मॉलिक्यूल ऊपर की ओर है, ऊपर जा रहा है, उसको नीचे की ओर खींचा जा रहा है ना, तो अगर वो ऊपर जाना चाहता है और जाएगा तो क्या उस पर नीचे फोर्स बढ़ेगा? नहीं। और अगर वो ऊपर पहुंच गया इसका मतलब उसने इंटर मॉलिक्यूलर जो नीचे की ओर फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क किया होगा ना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो टॉप पे एलिमेंट है उनके पास एनर्जी ज्यादा है। आपने देखा होगा, अब जरा मैं यहां साइंस में फिजिक्स फिट कर रहा हूं, कुछ नेताओं को लोगों ने पप्पू साबित करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए। सही कहा मैंने? अरबों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, अरबों रुपए खर्च करके उनको पप्पू साबित किया जा रहा है। तो अब बताओ जिसको पप्पू साबित करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है उसके पास एनर्जी कम है या ज्यादा है? मैं साइंस की बात कर रहा हूं, ज्यादा है, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, यानी उसके अंदर कुछ काबिलियत है जिसकी वजह से आपको उसकी बुराई करनी पड़ रही है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, मैं साइंस फिट कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है भाई, हम कहीं मंच पे जाते हैं और हमको गौरी की बुराई करनी पड़ती है, और गौरी ने ऐसा कर दिया, और गौरी ने ये कर दिया। अरे भैया आप 10 साल का किए हो, अपनी बात करो ना। मैं जाऊं, मैं तुम्हारे बारे में बात ही नहीं करूंगा। मैं कहूंगा देखो मैं आत्म विकास वाजपेयी, मैं 10 साल से प्रधानमंत्री हूं और मैंने ये काम किया है, अगर मैंने अच्छा काम किया मुझे वोट दो। मैं गौरी को नहीं जानता, मैं पंकज को नहीं जानता, मैं नहीं जानता। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो यानी कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसी के ऊपर फोर्स काम करता है, ये साइंस कह रही है। ये समझ में आ गया? मैं साइंस बता रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, नेचर एक काम कहता है। नेचर कहता है कि अगर आपको स्टेबल रहना है तो आपके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। नहीं समझे भाई? अभी मान लिया मोहल्ले में डकैती पड़ना शुरू हो जाए, चोरी होना शुरू हो जाए, हम आराम से सोएंगे क्योंकि मेरी जेब में देखना पड़ेगा 320 रुपया पड़े हैं, 350 रुपया। और जिनके पास बेड के अंदर 2000 करोड़ रुपया उसके अंदर वो घूमा करेगा, ज्यादा मान डाल जाए। यानी जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो अनस्टेबल होता है। समझ में बात नहीं आई? अब जरा समझने की कोशिश करो। अब मैं यहां पर सरफेस टेंशन समझाने जा रहा हूं। देखो सावधान, आपने कहा जो टॉप पे मॉलिक्यूल है उनके पास एनर्जी ज्यादा, यही कह रहे हो ना? अब आपने भगोने में दूध रख दिया, भगोने का मुंह छोटा सा है, कुछ मॉलिक्यूल दूध के ऊपर हैं, कुछ मॉलिक्यूल दूध के नीचे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऊपर जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी ज्यादा है? अब मैंने गैस पे रख दिया, पानी से खौलाना शुरू कर दिया, अब नीचे के मॉलिक्यूल को गर्मी मिली। भाई आपने बर्तन ये रखा, अब समझने की कोशिश करिएगा, आपने यहां इसको गर्म करना शुरू किया, ऐसे गर्म करना शुरू किया, ठीक है। अब यहां के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली तो ये एनर्जी लेके फाड़ से ऊपर की ओर भागेगा, नहीं भागेगा? ज्यादा एनर्जी रहा उसके पास।
और जैसे यहां पहुंचेगा, यहां पर पहले से एक मॉलिक्यूल है। अब चूंकि ये भाई साहब एनर्जी लेकर के बाहर पहुंचे हैं, तो इनको धक्का मारेगा और ये नीचे की ओर भागेंगे, नीचे जाना पड़ेगा इनको, और ये नीचे ऐसे आ जाएंगे, और ये नीचे पहुंचेंगे, या फिर इसको एनर्जी मिलेगी, ये ऊपर जाएंगे, ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे आएगा, तो ऐसे से दूध खोलना शुरू कर देता है ना, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर, ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर, ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे। क्यों भाई अभी हम मान लीजिए यहां पर हैं, यहां मास्टर हैं हम छोटे से, अब मान लीजिए हमको ठेकेदारी दे दीजिए, अब हमारे यहाँ पैसा आ गया, अब हम चुनाव लड़ेंगे, अब हम सांसद बनेंगे, हम यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है, यहां पहुंच के बताएंगे और हम देश प्रेमी और भौकाल टाइट करेंगे। अब कोई दूसरा पहुंचेगा और हमसे बड़ा, तो हमको धक्का वहां नीचे कर देगा, वो जीत जाएगा। यही होता है ना। अब देखो ध्यान से, दूध खोल रहा है, खोल रहा है, खोल रहा है, खोल रहा है, अब आपने घर से बाहर निकाल दिया। नेचर क्या चाहता है? नेचर कहता है कि अगर एनर्जी मिनिमम है तो सिस्टम स्टेबल रहेगा। नहीं समझे? और नेचर चाहता है स्टेबिलिटी। अब देखो, जो भगोने में ऊपर मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, उन वहां पर एनर्जी कम करने की कैसे कोशिश करेगा, वो अपने ऊपर सरफेस को सिकोड़ता है। देखा होगा मलाई पड़ना शुरू हो जाती है, सिकोड़ना शुरू हो जाती है ना। वो मलाई वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो सिकुड़ता है ना, वो क्या करता है, कभी आप मलाई पड़ते हुए देखो, लगता है उसमें रिंकल्स ऐसे पड़ते जा रहे हैं, ऐसे रिंकल के लिए जो फेस क्रीम लोग लगाते हैं ऐसे रिंकल, तो रिंकल पड़ते हैं। तो होता क्या है, भगोने के ऊपर के सरफेस का एरिया कम होता है। एरिया कम होने से क्या होगा कि भैया मॉलिक्यूल ऊपर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर के एरिया कम है। तो वो जो सिकुड़ने के लिए जो फोर्स लगाता है ना, वही फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन होता है। आप समझ में आई बात नहीं है? यही कंसेप्ट है, समझ में आ गई बात? तो ये हमने बता दिया आपको सरफेस टेंशन का फंडा क्या है। अब नोट क्या करोगे, बस समझ जाओ।